नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार आजकल कर रहे हैं, आजकल क्या ये कहें कि शुरू से ही जिस तरह का व्यवहार उनका रहा है और जिस तरह की बातें वो करते हैं, उसे देखने और सोचने के बाद, उन बातों को सोचने के बाद लोग ये सोच कर डर जाते हैं, ये ख्याल करके डर जाते हैं कि किसी दिन अगर ये आदमी गलती से भी भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो फिर क्या होगा। सवाल तो यह भी पैदा होता है कि क्या यह व्यक्ति लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लायक भी है। एक तो आप देखिए कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से राहुल गांधी आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से उनकी पार्टी की सरकारें कई राज्यों में हैं, यह व्यक्ति राहुल गांधी उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने में लगा हुआ है। दिन रात उसे बदनाम करने में लगा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 3 बार लगातार उसे पटखनी दी है। अब देखिए, वोट चोरी के खोखले दावे करके राहुल गांधी भारत में लोगों को भड़काकर सड़कों पर लाना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं और मोदी का तख्ता पलट करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि उनकी हैसियत नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने की तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है कि हिंसा करा के ही वो प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और ये जो उन्होंने भी देख लिया बांग्लादेश और नेपाल में, उसके बाद से तो समझिए कि बिल्कुल उनको ये हमेशा सपना ही आ रहा है कि भाई किसी दिन यहाँ के लोग उनकी झूठी बातों को सुनकर सड़कों पे आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ वैसी ही क्रांति हो जाएगी। लेकिन वो कितने मुगालते में हैं ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इस देश की जनता तो पूरी तरह से अभी नरेंद्र मोदी के साथ है और एक के बाद एक जितने भी चुनाव हुए हैं उन सारे चुनाव में देश की जनता ने ये दिखाया है। सोचिए कि ये किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का व्यक्ति है ये। सत्ता की ललक में ये पूरे देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहता है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, चुनाव आयोग को वो लगातार बदनाम तो कर ही रहे हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि अभी किस तरह से उन्होंने हरियाणा चुनाव में हुई अपनी शर्मनाक हार को छिपाने के लिए एक बार फिर से वोट चोरी का राग अलापा है। दरअसल अपने कैडर को उत्साहित करने के लिए, चूंकि वो पूछ रहे हैं कि भाई आप इतने दिनों से हमारे नेता हैं और हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, तो ये व्यक्ति इतना शर्मिंदा है कि अब बहाने बना रहा है चुनाव हारने के और वोट चोरी की बात कर रहा है और इस बार हाइड्रोजन बम के नाम पे हरियाणा का उदाहरण दिया है। लेकिन वहां पे मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह व्यक्ति राहुल गांधी, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, अब जाकर भारत की सेना को भी टारगेट कर रहे हैं। जी, भारत की सेना पर अटैक कर रहे हैं राहुल गांधी। सोचिए, कोई भी राजनेता, भारत का कोई भी नेता कम से कम भारत की सेना के बारे में कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देता, कोई भी बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता। लेकिन जो व्यक्ति भारत की सेना पर भी बेबुनियाद आरोप लगाए, क्या उसे भारत में किसी भी महत्वपूर्ण पद के योग्य माना जा सकता है? और देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने भारत की सेना को टारगेट किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने भारत की सेना पे किस तरह से टारगेट किया है। लेकिन मैं आपको यह याद दिलाऊं कि इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई थी कि भाई सेना के खिलाफ आप गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था 2022 का, जिसमें राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि चीन की जो सेना है उसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। और फिर यह कहा था, आरोप लगाया था कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों की पिटाई की थी। आपको याद होगा वो बयान। अब उस बयान को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसी अगस्त में राहुल गांधी की क्लास लगाई थी और ये कहा था कि भाई आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो आप इस तरह की बात नहीं करते। मतलब कोर्ट ने तो कह दिया ना कि आप एक सच्चे भारतीय नहीं है। तो ये भारतीय सेना को भी टारगेट करने का ये ऐसा खुमार राहुल गांधी के ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब इस व्यक्ति को कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा नशा करता है भाई जो अपने भारत की सेना को भी टारगेट करता है। अब देखिए, उस वक्त जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह, उन्होंने राहुल गांधी की इतनी क्लास लगाई थी इस बात के लिए कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन हथिया ली है। और कोर्ट ने पूछा कि आप वहां मौजूद थे क्या? उन्होंने कहा कि आप जो ये दावा कर रहे हैं कि आप वहां मौजूद थे। और ये भी कह दिया कि भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है राहुल गांधी को।
लेकिन उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। यहां तक कि उनके जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी कहा कि भाई देखिए, राहुल गांधी ने जो कहा वो उनको किसी और तरीके से ये बात कहनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ये माना सिंघवी ने कि जो राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल गलत था। तो कोर्ट ने कहा सिंघवी साहब से कि भाई आपको कैसे मालूम है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन को चीन ने कब्जा कर लिया है। तो चलिए, ये तो हो गई तब की बात, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई, लेकिन राहुल गांधी ने उससे भी कुछ नहीं सीखा। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने भारतीय सेना को टारगेट किया है। अब देखिए, इस मंगलवार को राहुल गांधी ने क्या कहा? इस मंगलवार को राहुल गांधी ने फिर से वो जो उनके दिमाग में भारत को जाति के आधार पर बांटने का ये जो जुनून चढ़ा हुआ है ना, उसी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो 10% लोग हैं, भारत के जो 10% लोग हैं, उन्होंने भारत की आर्मी को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले रखा है। 10% जो लोग हैं, मतलब आपको याद है, ये वही राहुल गांधी है जो जहां जहां जाकर के लोगों से उनकी जातियां पूछा करते थे कि किस जाति के हो भाई। एक पत्रकार से भी पूछ दिया और ये कहा कि भाई जो पत्रकार हैं वो सब भी बिल्कुल 10% लोगों ने कब्जा कर रखा है, 90% जो लोग हैं वो उससे बाहर हैं। अब उन्होंने यही बात इंडियन आर्मी के लिए कह दी, भारतीय सेना के लिए भी कह दी। मतलब अब भारतीय सेना को भी वो जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। आप सोच लीजिए कि इस व्यक्ति का दिमाग कितना विध्वंसक है। अब राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप नजदीक से देखेंगे, उन्होंने सबकी बात कही एक तरह से। उन्होंने कहा कि 90% की जो आबादी है, जिसमें दलित हैं, महादलित हैं, बैकवर्ड हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, या जो अल्पसंख्यक हैं, उनका कहना है कि भाई ये सारे जो लोग हैं ना, उनका कहीं कोई कब्जा नहीं है, कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, सब जगह 10% लोगों का कंट्रोल है। ये 10% में उन्होंने किसकी बात की? खास करके जो तथाकथित जो सवर्ण हैं या जो अपर कास्ट हैं, उनको टारगेट करते हुए उन्होंने कहा, देखिए ऐसा कोई होता है क्या, देश का कोई भी नेता एक वर्ग को इस तरह से टारगेट करे? भाई आप किसी एक वर्ग को, एक समूह को इस तरह से टारगेट नहीं कर सकते। आप ऐसी बात करते हैं तो आप तो विद्वेष बढ़ा रहे हैं ना, आप विद्वेष बढ़ा रहे हैं। 10% की आबादी भी कोई कम नहीं होती है, और आप इस तरह से विद्वेष बढ़ा रहे हैं। और अब आप सेना को भड़का रहे हैं, सेना के ऊपर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लोगों को आप भड़का ही रहे हैं ना कि देखो सेना में तुम्हारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तुम्हारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। सेना के बारे में ऐसी कोई बात करता है? किसी देश का कोई भी नेता ऐसी बात करता है? और उन्होंने अपना वही घिसा पिटा डायलॉग बोला कि भाई अगर भारत की 500 बड़ी कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो वहां आप देखेंगे कि वहां बैकवर्ड कोई नहीं है, दलित कोई नहीं है, वो सब टॉप 10% जो समाज के लोग हैं वही हैं, सारी नौकरियां उनको मिलती हैं, जो भारतीय सेना है उसमें उनका कंट्रोल है, और 90% जो है वो कहीं नहीं है। अभी देखिए, एक तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली ये बात है। जहां तक नौकरियों की बात है, आपको पता है उसमें बैकवर्ड कास्ट के लिए पूरा रिजर्वेशन है, 27% तो बैकवर्ड कास्ट के लिए है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है। अब आप देखिए कि सेना में रिजर्वेशन होता है क्या? मतलब सेना में भी आप ये चाहते हैं कि जाति के आधार पर भर्ती हो? इस दुनिया में कहाँ होता है भाई, जाति के आधार पर सेना में भर्ती कहाँ होता है? लेकिन किस तरह से, मतलब ये बिल्कुल समझ के परे है कि कैसे भारत की लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की डिविसिव बात कर सकता है, इस तरह की अलगाववादी बात कर सकता है। समाज को अलग ही तो करना है ना, समाज को एक दूसरे से लड़ाना है, ये विद्वेष पैदा करना है। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि जो 90% हैं वो इज्जत से जिए, खुश रहें, और कांग्रेस ने हमेशा जो बैकवर्ड हैं उनको सपोर्ट किया। इससे झूठी बात नहीं हो सकती। आपको मालूम होगा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक इन लोगों ने नौकरियों में बैकवर्ड के रिजर्वेशन का विरोध किया था। जी, आप ये जान लीजिए, सबको मालूम भी है, जवाहरलाल नेहरू कभी भी जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो पिछड़ी जाती हैं, उनको रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था, ये तो लेटर लिखा उन्होंने, कि भाई हम मेरिट में विश्वास करते हैं, हम इस तरह के रिजर्वेशन में विश्वास नहीं करते। वही बात इंदिरा गांधी ने कही, वही बात राजीव गांधी ने कही। तो राहुल गांधी जब ये बात करते हैं कि कांग्रेस हमेशा से बैकवर्ड की बात करती है, तो ये बात सही नहीं है। उनको ये पता करना चाहिए कि उनके नाना, उनके पिता, उनकी नानी, ये इन लोगों ने क्या किया और किस तरह से। भाई इस देश में जो मंडल कमीशन लागू हुआ वो कब जाकर लागू हुआ? 1990 के बाद लागू हुआ ना वो। उसके पहले तो कांग्रेस का ही शासन था, और ये तब लागू हुआ जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। तो राहुल गांधी ये सफेद झूठ जो बोल जाते हैं कि कांग्रेस को हमेशा पिछड़ों की चिंता रही है, पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए
कि जवाहरलाल नेहरू ने पिछड़ों के रिजर्वेशन का विरोध किया था, माफी मांगेंगे वो? इंदिरा गांधी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, राजीव गांधी ने सपोर्ट नहीं किया। तो इस तरह का जो झूठ है वो राहुल गांधी को बोलने से बचना चाहिए, लेकिन उनको कौन बताएगा ये? और देखिए इसका विरोध भी अब हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया है और ये कहा है कि भाई ये तो एक तरह से मतलब हर सीमा को, नफरत की हर सीमा को राहुल गांधी पार करते जा रहे हैं। ये उनका मोदी के लिए जो उनकी नफरत है ना, वो अब हर किसी के लिए नफरत बनती जा रही है। भारतीय सेना के लिए भी उनकी नफरत बनती जा रही है। ये किस तरह की बात कर रहे हैं वो? अच्छा, बिहार में चिराग पासवान, अभी आपको पता है बिहार में चुनाव चल रहे हैं, आज वोटिंग भी है। तो चिराग पासवान ने कहा कि अब क्या भारतीय सेना के बारे में भी इस तरह से जाति और धर्म की बात की जाएगी? क्या सोचिए, भारत का हर व्यक्ति ये सोचकर स्तब्ध है कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी इस देश को जाति युद्ध में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सत्ता पाने का वही एक रास्ता है। और देखिए, वो मुस्लिम वोट की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों में जो जाति विभाजन है उसकी बात नहीं करते। वो हिंदुओं के खिलाफ इसलिए भी बोल देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू तो कोई है ही नहीं, हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। और उसके बाद वो ये जाति युद्ध यहाँ शुरू करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बैकवर्ड उनके साथ आ जाएं, ईबीसी उनके साथ आ जाएं। लेकिन क्या बैकवर्ड और ईबीसी इस बात को भूलेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने उनको उनका हक नहीं दिया जब उनका एक छत्र राज हुआ करता था? राहुल गांधी यही बताए ना कि जब 10 साल का शासनकाल था उनका, तो 2004 से 2014 के बीच में, तो उन्होंने क्या किया उनके लिए? तो ये वो नहीं कहेंगे। लेकिन इस तरह की बात, मोदी के प्रति उनकी जो नफरत है, अब वो उस चीज को भारतीय सेना के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं, जो बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, ये तो सेना की बात होगी। अभी देखिए उनकी बौखलाहट एक के बाद एक जो हार मिली है वो इतनी ज्यादा है कि हरियाणा में मुंह छिपाने के लिए फिर से वो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं कि वहां पे वोट की चोरी हो गई। अच्छा, सबसे हंसने वाली बात यह, वो कहते हैं कि सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि वहां हमारी सरकार बनेगी, लेकिन सरकार नहीं बनी। अरे भाई, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय सारे ओपिनियन पोल और सारे एग्जिट पोल क्या कह रहे थे? वो तो नरेंद्र मोदी को 400 के आसपास सीटें दिलवा रहे थे, एनडीए को, और 300 से ऊपर वो भारतीय जनता पार्टी को सीट दिलवा रहे थे। तो वो क्या वोट चोरी हो गई? क्या नरेंद्र मोदी ने अपना ही वोट चुरा लिया? भाई, आपको याद होगा सारे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल 2024 में ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर सीटें मिलेंगी और एनडीए को 400 से ऊपर सीटें मिलने की संभावना है। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये बात कहना कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे, परिणाम कुछ और आया, कोई पहली बार हुआ है? और दूसरे, उन्होंने वोटर लिस्ट की जो बात की है कि उसमें एक व्यक्ति का नाम कई जगह है, एक फोटो कई जगह है, किसी ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है। भाई, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। अरे इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है ना, कि ये जो त्रुटियां हैं, ये जो खामियां हैं, इनको दूर किया जाए। तो आपको तो उससे खुश होना चाहिए। आप उस पर भी कहते हो कि वोट चोरी हो रहा है। मतलब इस व्यक्ति का दिमाग क्या है कि समझ से बाहर है। और इतना तो बड़ा स्पष्ट है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की उटपटांग बातें करे, अपनी हार की शर्मिंदगी छुपाने के लिए देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहे, सत्ता पाने के लिए भारतीय सेना पर भी इस तरह का हमला कर दे, वो व्यक्ति तो कभी भी प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री पद के लायक ही नहीं, वो विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के पद के लायक भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मानकर आप कब तक इस देश में राजनीति करेंगे? आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप सत्ता कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर आपका नेता इस तरह का व्यक्ति होगा। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक सबक है कि वो इस पे सोचें। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।